भारत का सर्वोच्च पद, भारत का राष्ट्रपति हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से लिया है, किंतु शक्तियां उतनी नहीं प्रदान की जितनी की अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान है। हमने पद तो अमेरिका से लिया, लेकिन शक्तियां वहां से न लेकर संसदीय शासन प्रणाली अपनाया जो कि ब्रिटेन से है। हमने क्यों राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां नहीं दी, या क्यों प्रधानमंत्री को ज्यादा महत्व दिया, या क्यों सिर्फ वहां से पद लिया और शक्तियां यहां से लिया, इन्हीं सब प्रश्नों को हम जानेंगे अपने इस क्लास में। राष्ट्रपति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं, लेकिन साथ ही यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह देश का सबसे सर्वोच्च पद है, देश का प्रथम नागरिक का पद है, और क्या क्या इससे संबंधित। आइए देखते हैं अपनी क्लास में। तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जोजा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। भारत के संविधान के भाग 5 में वर्णन किया हुआ है आपके अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 तक। ठीक, पार्ट 5। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी इत्यादि कई अन्य विषयों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। हमको यहाँ पर पढ़ना है राष्ट्रपति, हम एक एक करके चलेंगे। राष्ट्रपति पढ़ना है जो कि भाग 5 हमने बताया। अनुच्छेद हमने आपको बताया कि 42 से 52 से 62 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक, भाग 5 पार्ट 5, आर्टिकल जो है 52 टू 62। ठीक है, चलिए देखिए। भारत का प्रथम नागरिक है, जैसा कि हमने बताया, देश का प्रथम नागरिक है। यह सर्वोच्च पद एवं संवैधानिक प्रमुख भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पूछता है, और पूछता भी है, मैं आपको बताऊं, पूछता है, भारत नहीं, एग्जामिनर पूछता है कि संवैधानिक प्रमुख कौन है। ऑप्शंस देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य ऑप्शंस होंगे, आपको राष्ट्रपति मानना है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में नहीं थे। हमने आपको शुरू में बताया था जब पिछली क्लास वगैरह में कि भारत की संघ की कार्यपालिका जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। चलिए, भारतीय संघ का प्रधान हमने बताया हेड ऑफ द यूनियन, हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। साथ ही में जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष, जितने भी काम होता है, इसी के नाम पर होता है। यह केवल नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। ये नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष है, ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल शक्तियां जो है किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, वहां ये चीज को समझेंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए अगला पेज है अनुच्छेद 52 से। हमने बताया था कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक। तो देखिए राष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, उसके बाद से कार्यपालिका का प्रमुख होता है, या कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 53 में। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये किस तरह से इसका जो है चुनाव किया जाएगा। निर्वाचन आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हम आपको बताएं कि इसका जो चुनाव होता है वो हमारे और आपके द्वारा, डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं होता है। हम और आप जिन लोगों को चुनकर भेजे हैं उनको ही, उनमें से जो है निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। आइए देखते हैं निर्वाचक मंडल क्या है और कौन कौन उसमें शामिल होता है। तो इसका जो निर्वाचक मंडल है उसमें 3 वो शामिल होते हैं। पहले कौन होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए संसद के, चाहे इसमें लोकसभा हो प्लस में आपके राज्यसभा हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य यानी कि निर्वाचित मतलब इलेक्टेड। ठीक है, मनोनीत नहीं, अपॉइंटेड नहीं, मनोनीत नहीं होते इसमें शामिल। जो आम और जनता के द्वारा, हमने क्या बताया, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं, इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, आम जनता के द्वारा नहीं होता है। हमने जिनको चुनकर भेजा है लोकसभा में, राज्यसभा में, वे पहले तो पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसमें भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वे। ठीक, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में एक तो दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। कौन, पुदुचेरी। इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो इलेक्टेड है, ये 3 लोग भाग लेते हैं। ये 3 जो है इसमें भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विधान परिषद अगर दिया होगा कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो नहीं, ये ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद का इसमें कोई मतलब नहीं होता। 3 चीजें, लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ केंद्रीय जो शासित प्रदेश उसमें दिल्ली और पुदुचेरी, इन दोनों के जो
जो विधायक हैं, जो चुने हुए निर्वाचित सदस्य हैं, वही भाग लेते हैं। एक चीज हम साथ में आपको यहाँ पर बताते चले कि इनके उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, बैलेट पेपर पर ही वोटिंग होती है। साथ ही इसका कोई भी चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। राष्ट्रपति किसी भी उससे लड़ता है, आपको भी पता है कि पार्टियां खड़ी करती हैं, लेकिन वो किसी भी दल का नहीं होता है। ये देखिए, किसी भी दल का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता है। ठीक, अगर बात की जाए इनका चुनाव कौन करवाता है, तो इनका चुनाव करवाता है वही चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे एग्जामों में पहले कई बार पूछा गया है, इसको आप रट लीजिएगा। लोकसभा महासचिव, ठीक एक, ठीक, और दूसरा राज्यसभा के महासचिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि पूछे। अगली बात जो इसके बारे में ये है कि वह है कि इसका जो चुनाव हम बताएं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ये क्या है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए, हम आपको यहीं पर तुरंत समझा देते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि 3 लोग खड़े होते हैं। यहां समझाते हैं। मान लीजिए ए, ठीक, इनका राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ए बी सी, ठीक। 5 लोग वोट देने वाले हैं, ठीक है। क ख ग ग, 4 ही मानिए, ठीक। इन्होंने वोट दिया किसको, तो ऐसे वोट नहीं देंगे इनको। अब इनको जो बैलेट पेपर है उस पर वरीयता क्रम लिखना होता है कि ये पहले नंबर पर किसको देंगे। इन्होंने 1 नंबर पर चाहा कि हम इसको पहले राष्ट्रपति बने, फिर चाहे नहीं नहीं दूसरे नंबर पर इनको चाहेंगे, तीसरे नंबर पर इनको चाहेंगे। ख ने लिखा कि नहीं हम पहले दूसरे नंबर मतलब इसको चाहेंगे, पहले पर हम इनको चाहेंगे, इनको इस पर चाहेंगे, ठीक। ग ने क्या कहा, तो ग ने कहा पहले हम इनको चाहेंगे, फिर इनको चाहेंगे, फिर इनको चाहेंगे। जब बारी घ की आई तो इन्होंने भी क्या कह दिया, 1 2 3। अब देखिए, अगर ध्यान से पहले नंबर पे किसको ज्यादा वोट मिला है, ए को 2 वोट मिला है, ठीक। अगर ऐसा आ जाता है कि ए को 2 वोट मिला है, बी को 1 ही पहले नंबर पर दिया गया है, किसी ने दिया है, सी को 1 ही मिला है, फर्स्ट वरीयता मिली है, लेकिन ए को 2 लोगों ने दिया है वरीयता क्रम में कि हम ए को पहले चाहेंगे, तो ए जो है विनर हो जाएगा, ठीक। लेकिन मान लीजिए क्या हो जाए कि अगर ये जो है एक और मान लीजिए यहां पर रख लीजिए, ठीक है। उन्होंने वोट दे दिया इनको 1, इनको 2, इनको 3, तो ये तो ए और बी दोनों 1 1 से बराबर हो गए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस जो 1 नंबर है उसको हटा दिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि दो वरीयता क्रम किसको मिला है, तो 2 इनको 1 ही मिला है, 2 इनको जो है 2 इनको भी मिला है, और 2 इनको भी मिला है। ये देखिए 2 यहाँ भी आ गया है, 1 2, और इनको भी 2 मिल गया है, 2 भी बराबर हो गया। अब हटाइए, अब देखिए 3 किसको ज्यादा मिला है, तो 1 2 3 इनको सी को ज्यादा मिला है, इनको 1 ही मिला है, इनको भी 1 ही मिला है, यानी यहाँ सी विनर हो जाएगा। क्लियर, ये तरीका होता है इनके चुनाव का, ठीक है। चलिए चलिए फिर अगले पेज पर चलते हैं। अगला हमारा है कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए, अगर कि उसको कौन देखेगा, फिर राष्ट्रपति के चुनाव तो हो गया लेकिन उस पर विवाद हो रहा है, किसी चीज को लेकर मतलब क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो उसका चुनाव सिर्फ कौन करेगा, तो उसका चुनाव, उसका जो है समाधान कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय या कहें सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया कि चुनाव आयोग के द्वारा ये चुनाव करवाया जाता है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश या बिहार में भी, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में चुनाव हुआ है, उस वक्त सरकार वहां नहीं हो, या सरकार भंग हुई पड़ी है, या सरकार गिर गई है, विघटित हुई पड़ी है वहां की विधानसभा, तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, तब तो वहां के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में दलील नहीं दे सकते हैं कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। अपूर्ण इन द सेंस की निर्वाचक मंडल में सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों ने भाग नहीं लिया है, इसलिए यह जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि ये वैलिड नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इस आधार पर जो है आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है, चुनौती नहीं दे सकते हैं कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। क्लियर है, ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। साथ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये उस पर साथ में अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर देखता है, विचार करता है और जांच में पाता है कि वाकई में जो राष्ट्रपति के जो चुनाव हुआ है उसमें घोटाला हुआ है, या मतलब या फिर वो योग्यताओं को वो आधारित नहीं करता है जो कि योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो जब वो उस चुनाव को, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से मतलब वो करेगा, उस चुनाव को अवैध घोषित करेगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि उन्होंने जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो कार्य किए हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि उन्होंने जो चुनाव राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो कि काम किए वो अवैध घोषित नहीं होते हैं। बात आती है आर्टिकल 55 की, तो आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ठीक है, या कोटा, ठीक है।
इसमें ये है कि 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य जो है अनुमोदक होने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्लियर? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य ही अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जो निर्वाचन के लिए जो है नामांकन भरने जाएगा, वो इतना जरूरी है। कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन हुआ है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। अपने पद से जिस दिन से वो धारण करता है उस दिन से लेकर, ठीक है। त्याग पत्र ये अपने उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति। क्लियर? राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचित हो सकता है, ये अनुच्छेद 57 कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति दोबारा जो है री-इलेक्ट हो सकता है। इसमें जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कि 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता है, 2 बार के से ज्यादा वो जीत नहीं सकता है, राष्ट्रपति जो बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता है। ऐसा भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहीं कुछ उल्लेख नहीं है, वो जितनी मर्जी उतनी बार बन सकता है। बात आती है अब योग्यताएं की, अर्हताएं की, या कहें कि क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कि आपको पता होगा, ठीक। एज जो है, एज याद रखिएगा कि 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो। एज क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो। क्लियर है? 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो, साथ में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहाँ ये मतलब है कि वह पॉपुलर हो, यानी कि वो मतलब इस हैसियत का हो कि वह अगर आज एमपी का चुनाव लड़े तो जीत जाए, ठीक है। इस उसके पास इतनी मतलब सामर्थ्य हो, इतना उसकी पॉपुलैरिटी हो लोगों में, चाहे उसके जिस भी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है वहां के लोग, तभी तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आएंगे। ये कौन होगा? ये एमपी ही तो होंगे। पता लगा कि हम और आप खड़े होकर चले गए चुनाव लड़ने, या ना ये कोई बीजेपी सपोर्ट करिए, ना कांग्रेस सपोर्ट करिए, ना बाकी तो भी है ही नहीं 50 किसी पर। तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप घर बैठेंगे, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, जो पैसे जमा करेंगे आरबीआई के पास पड़े रह जाएगा। दूसरी बात, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये हमने आपको बता दिया। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उस पर ना हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। हमारा अगला पेज क्या है? अनुच्छेद 59, आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यालय की दशाएं। उसके बाद से अनुच्छेद 60 है शपथ। इसको शपथ जो है कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या अगर वे नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन जो है कि आर्टिकल 60 में किया गया है, ठीक है। ये शेड्यूल में नहीं दिया गया है, ठीक ना। फिर बारी आती है भारत के राष्ट्रपति पद को हटाया कैसे जाए, महाभियोग। इन पर जो हटाने की प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। इस किस आधार पर इनको हटाया जा सकता है? तो केवल मात्र एकमात्र जो आधार है संविधान का उल्लंघन। लेकिन संविधान का उल्लंघन क्या, इसके बारे में संविधान मौन है, ठीक है। तो संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो इनको जो है कि हटाया जा सकता है। उसका भी तरीका है, क्या है अभी समझते हैं। देखिए पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये स्टेटमेंट में देकर पूछा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, उसके बाद से कोड जैसे देकर पूछता है, पूछा। ये ध्यान रखिएगा कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें न्याय ही तो का काम करती है इस वक्त संसद। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जाता है। जब इस पर महाभियोग लाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही में इनको आरोप वही रहेगा कि संविधान का इन्होंने उल्लंघन किया है, संविधान को उल्लंघन। एक चीज और, इनको जब वो किया जाएगा, जब पेश किया जाए तो उससे 14 दिन पूर्व इनको जो है नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन पूर्व इनको नोटिस दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लाने से पहले। साथ ही में 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए। जब वो कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए जब वो बिल लाया जाएगा, जब वो महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया जाएगा, तो उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से उस सदन से पास कराना होगा। ये ध्यान रखिएगा, 2/3 बहुमत याद रखिएगा। 2/3 बहुमत से मान लीजिए लोकसभा में आया, तो लोकसभा से पहले तो 1/4 लोग उस पर साइन करेंगे और उसको पेश करेंगे। जब पेश करेंगे तो उससे 14 दिन पूर्व जो है कि राष्ट्रपति को पता हो जाएगा कि महाभियोग लाना है। क्लियर है? उसके बाद से जिस सदन में पेश किया जाएगा उस सदन में 2/3 बहुमत से पास होगा। 2/3 बहुमत से पास होकर नेक्स्ट आपके उसमें चला जाएगा, सदन में, दूसरे सदन में चला जाएगा, दूसरे हाउस में चला जाएगा। वो क्या करेगा? उन आरोपों की जांच करेगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा सदन जो जांच करता है? तो दूसरा सदन जो है आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन जांच करेगा, उसके बाद से अगर वो जांच जो है गलत पाया जाएगा तो वो वही खत्म हो जाएगा, तुरंत जो है खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो सही पाया जाता है तो वहां से भी 2/3 बहुमत।
विशेष बहुमत, सीधा याद रखिएगा, विशेष बहुमत। ठीक, विशेष बहुमत से पास होने के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रस्ताव के पारित होने के बाद उसे उस तिथि से जो उसको पद से हटा दिया जाता है, उस डेट से उसको मान लिया जाता है कि अब ये गए। ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं, जब जांच होगा तो भाई अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, तो वो उस सदन में स्वयं खुद खड़े होकर या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर वहां पर जो है वो क्या कर सकता है, तो अपनी बात को कह सकता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि महाभियोग के समय संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी मतलब कौन, सभी मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत, मनोनीत यानी कि इलेक्टेड प्लस अपॉइंटेड, ठीक है, या सिलेक्टेड, है ना। तो दोनों लोग इसमें भाग लेते हैं, किसके, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें राज्य की विधानसभाओं का और क्या नाम है, दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाओं का जो जिन लोगों ने निर्वाचक मंडल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था चुनते वक्त, वो महाभियोग में इम्पीचमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकसभा ये डिसाइड करती है। ठीक है, और उसी के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। क्लियर, हमने आपको बताया, आधार आपको बता दिए हैं। चलिए, उसके बाद से है आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 5 कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो सकता है। पहला है कि भैया कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए हैं, ठीक है, अब ये रिटायर हो गए। जिस दिन नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है उस दिन तक के पद पर रहते हैं और उसके बाद से कार्यकाल समाप्त हो जाता है। दूसरा, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र किसको दे दिया, उपराष्ट्रपति को दे दिया। उपराष्ट्रपति को इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक, उसके बाद से महाभियोग पर इंपीचमेंट के द्वारा हटा दिया, या फिर ये अपने पोस्ट पर रहते हुए ये स्वर्ग को सिधार गए, यानी मृत्यु हो गई। तीसरी है कि निर्वाचन अवैध होने पर, ये भी हमने आपको ये पांचों चीज हमने बता दिया। ये आर्टिकल 62 है, और यही अगर आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल 62 होने के साथ ही हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और जो बातें हैं वो हम देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अगर देश में नहीं रहेगा तो कौन संभालेगा देश में, चाहे अगर उसका पद खाली हो तो राष्ट्रपति की पोस्ट को उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति का भी पोस्ट खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। और वो भी बाई चांस किसी कारणवश खाली हो, कि मतलब वो भी बाहर गए हो या नहीं है, पोस्ट खाली है, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम सदस्य है, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया कौन पहले उपराष्ट्रपति संभालेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का कौन संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश। और वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, उसके बाद से अगर बाई चांस मान लीजिए हमने आपको बताया कि पोस्ट खाली है, पोस्ट खाली है तो फिर चुनाव, ऐसा कुछ लिमिट तो होना चाहिए ना, पता लगा पोस्ट खाली है, वो क्या नाम है, एक्सपायर कर गए या किसी और वजह से भी खाली, महाभियोग लगा दिया, तो 6 महीने के अंदर, अधिकतम, अधिक से अधिक है ये, मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर जो है कि प्रेसिडेंट का चुनाव जो है कि हो जाना चाहिए, इलेक्शन होकर नए प्रेसिडेंट को बिठा देना है। क्लियर है, चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला पेज है राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, तो पहली शक्ति इसकी कार्यकारी शक्तियां कहे जाए, एक्सिक्यूटिव पावर्स की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास ये है कि सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं, हमने आपको बताया। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, तथा वे सब उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगर यह लाइन आपको समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है, हम तो प्रधानमंत्री को चुनकर भेजते हैं, मतलब चुनकर वोट करके भेजते हैं, इलेक्शन होता है, फिर ये लाइन कैसे हो गया, तो एक वीडियो है हमारा जो आपको इस वक्त आई बटन पे दिख रहा होगा, वो आप वीडियो देखिए। उसमें हमने कहानी के माध्यम से पूरा समझाया हुआ है कि थ्योरी कुछ और है, प्रैक्टिकलिटी में कुछ और होता है, वास्तविकता कुछ और है, सैद्धांतिक रूप से कुछ और है। ठीक है, साथ में वो महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, वेतन आदि निर्धारित करता है। ठीक है, वे भी अपने राष्ट्रपति के पद, अपना जो पद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कैग का वो करता है। ठीक, चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इत्यादि की नियुक्ति करता है। एक्सिक्यूटिव पावर्स उसके पास यही है कि सबकी नियुक्ति करता है। जितने भी नाम है आप इनको एक बार ध्यान से देखकर दिमाग में सेट कर लीजिएगा। मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली। ठीक है, आर्टिकल 75 जो हम पढ़ेंगे वहां पर थोड़ा इसको डिटेल में लेंगे। अभी बस इतना समझिए, इसमें 4 क्लोज हैं, तो सेकंड क्लोज यही कहता है कि जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, जवाबदेह होगा। ठीक है, इसीलिए तो राष्ट्रपति समय आने पर प्रधानमंत्री अगर कहेगा इसको हटा दो तो हटा देगा।
तो यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से। ये दोनों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फैक्चुअल में क्वेश्चन पूछता है, और इसको कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, कई बार कूट देकर सेंटेंस देकर कूट देकर पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद से वो एक अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके लिए। ये पूछा पूछा जा चुका है कि अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद से साथ ही हम आपको पता है यूटीज वगैरह की जितने भी वहां पर चाहे वाइस गवर्नर हो, ठीक है, चाहे जो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम आपसे बात कर रहे हैं, जो कि आपको लिखना है, जो कि आपको सही मारना है, और जो कि है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है, अनुचित नहीं अनुसूचित घोषित कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र बना सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ये शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पेज कहता है कि विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें, विधायी शक्तियों की, तो पहले तो वो जो कि संसद की बैठक बुला सकता है। ठीक, ईयर के जो फर्स्ट जो बैठक होती है उस पर, या नई जब जब सरकार चुनकर आती है, नई लोकसभा चुनकर आती है, तब वो क्या करेगा कि वो प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेगा। ठीक है, एक साथ बुलाकर संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। कब? हर साल, प्रत्येक साल के जो पहली जो बैठक होती है तब, या जब चुनाव होकर आता है नई जब उस पर होती है तब। साथ में जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के दोनों पद, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और तथा आपके राज्यसभा में सभापति उपसभापति के जब दोनों पद खाली हो, तो किस सदन के किसी भी सदस्य को क्या कर सकता है? अध्यक्षता सौंप सकता है। ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो हालांकि उसके लिए पहले ही चुन लिया जाता है, उसका भी हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको अगले उसमें, घबराइए नहीं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। वह साहित्य विज्ञान, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप राजनीति विज्ञान से संबंधित अगर आपका ऑप्शनल वगैरह है, या आप नेट जार दे रहे हैं, या फिर आप टीजीटी पीएचडी दे रहे हैं और उसमें एक विषय के रूप में आपने राजनीति विज्ञान सिविक्स लिया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला चीज साहित्य विज्ञान कला समाज, ठीक है, और सेवा, समाज सेवा। ठीक है, इससे जो रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनको 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत करता है कि मतलब सेलेक्ट करके भेजता है। ठीक है, ये पहले जो है कि आपकी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन मतलब कि जिसके मम्मी या पापा एक इंडिया के हैं और एक जो है यूरोप के, मतलब अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन के थे। एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता है, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद से। ये 2 सदस्यों को लोकसभा में भी मनोनीत कर सकता था। ठीक है, चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद, ठीक है, निर्हरता, किसकी निर्हरता? जो एमपीज हैं। ठीक है, एमपीज के जो निर्हरता मतलब कि अयोग्य है या नहीं है वो, उन्होंने कोई धांधली तो नहीं किया है, या फिर वो जैसे दल बदल का कानून आ गया, या कुछ और भी जिस आधार पर उनके सदस्यों की निर्हरता यानी कि अयोग्यता की बात की जाए, तो उसका भी निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला है कि कुछ विधेयक को पेश करने से पहले, विधायी शक्तियों में ही हम बात कर रहे हैं कि कुछ विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। जैसे धन विधेयक है, जैसे राज्य की सीमा में परिवर्तन है, धन विधेयक हमने बताया ही, ये धन यहाँ रह गया है, विधेयक यहाँ गया है। साथ में भारत की संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक हो गया। ठीक है, अच्छा, जब उसके पास विधेयक पास होकर आता है तो उसके पास कुछ पावर है, ठीक है, जिसको हम वीटो कहते हैं। वीटो अभी आगे करेंगे, लेकिन इतना समझिए कि उसके पास पावर ये है कि विधेयक, जैसे मान लीजिए कोई बिल पेश हुआ, संसद से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा आया, राज्यसभा से पास होकर हम संसद पढ़ेंगे तो विधेयक और उसके पास होने का तरीकों को भी ध्यान में रखेंगे, देखेंगे, वहां पर हम आपको समझाएंगे। तो जब राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति के पास 2-3 ऑप्शन है। पहला क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि उसे पास कर दे, लो ये टिक मार दिया, साइन कर दिया, से ये कानून बन गया, जाओ मोहर लगा दिया। दूसरा क्या करेगा कि मना कर देगा। ठीक है, मना करेगा कि हम कर ही नहीं रहे हैं, जाइए हम नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या करेगा कि देखेगा कि अच्छा जी ये तो यार ठीक है, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, ये लो आप और इसको आप चेंज करके दो। ठीक है, एक ही ऑप्शन हो सकता है। एक ही ऑप्शन हुआ कि लिया और रख लिया कि चलो ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो सकता है ना। ठीक, तो इनको हम चारों को डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए अभी कि ये भी उसी के पास पावर है कि स्वीकृति देना है या नहीं देना है, ये विधायी शक्तियों में आएगा। और इसी को वीटो कैसे कहते हैं आगे हम समझेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद से वो राज्यपाल, राज्य के पास भी जब वो राज्य का कोई राज्य की विधानसभा या कहें कि राज्य की विधानमंडल जब अपने विधेयक को भेजकर राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल उस परमिशन के लिए अपने पास वो तो परमिशन देता है, नहीं देता है,
या फिर वो राष्ट्रपति के लिए रोक लेता है। जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझिए कि राज्यपाल जब राष्ट्रपति के लिए रोकेगा, तो राष्ट्रपति को भेजेगा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा उस पर, या तो स्वीकृति देगा यानी पास कर देगा, या रोक देगा, मना कर देगा कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, है ना? कि लो भैया दोबारा पुनर्विचार तुम इस पर वो करो और करके जो है इसको भेजो। साथ में विधायी शक्तियों में एक और इसके पास शक्ति है कि अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश क्या होता है, अभी हम समझते हैं अगले पेज पर। देखिए अध्यादेश क्या होता है। जब संसद का सत्र चलता है, साल में 3 सत्र चलते हैं, आपको पता होगा। कौन-कौन सा सत्र चलता है? सबसे पहले चलता है बजट सत्र, बजट सत्र, ठीक है? फरवरी में चलता है बजट सत्र। उसके बाद चलता है कौन सा? मानसून सत्र, ठीक? और वर्तमान में जो चल रहा है वो है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है? ये 3 सत्र चलता है। भारत के संविधान में तो ये वर्णन है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन परंपरा से चलता हुआ आ रहा है, तो अभी वर्तमान में भी 3 सत्र भारत के उसमें चलते हैं। जब बजट सत्र भी चलेगा, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम का चलता है, उसके बाद से मानसून सत्र, फिर शीतकालीन सत्र सबसे छोटा चलता है, ठीक है? मान लीजिए 1-1 महीना फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि 1-1 महीना चल रहा है। 1-1 महीना चल रहा है तो बाकी तो टाइम खाली पड़ा है ना, संसद तो बंद है, सत्र तो काम नहीं कर रहा है, ठीक। अब संसद जब नहीं है तो नियम कानून कैसे आएगा? लेकिन कोई कानून ऐसा लाना बहुत जरूरी है, ऐसा बनाना अति आवश्यक है जो कि समाज हित में है, ठीक है, जिसको लाने से दिक्कत हो सकती है। तो उस वक्त राष्ट्रपति के पास एक पावर है, ठीक है, उस पावर को कहते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, ठीक है। जब वह राष्ट्रपति उस अध्यादेश को पारित करता है तो वो एकदम सेम टू सेम वैसा ही माना जाता है जैसा कि संसद से पास होकर आया हुआ कानून। क्लियर। जब राष्ट्रपति, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि सत्र ना चल रहा हो, संसद की बैठकें ना हो। सत्र मतलब संसद की बैठक ना हो रहा हो, एमपीज अपने अपने घर हैं, सब लोग अपने अपने घर हैं, लेकिन कानून लाना अति आवश्यक है। तो किस किस पर ला सकता है? तो संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट के विषय पर, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर ला सकता है। लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो कि वहाँ की विधानसभा भंग है, विधानसभा सरकार काम नहीं कर पा रही है, अभी हम देखेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे और जब आपातकालीन शक्तियों को पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे। जब राष्ट्रपति को लगे, ठीक है, राज्यपाल को लगे कि राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है या केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पालन नहीं कर पा रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है। फिर राष्ट्रपति शासन वहां राज्य राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगाएगा। तो जब वहां की सरकार कार्य ना कर रही हो, विधानसभा वहां की भंग हुई हो, तो राष्ट्रपति उस वक्त अध्यादेश के माध्यम से राज्य सूची के विषय पर भी कानून ला सकता है, वहां के लिए ला सकता है। अब हम आपको बताते हैं ये तो हो गया, लेकिन चूंकि ये तो संसद से पास है नहीं, तो ये राष्ट्रपति की मनमर्जी हो जाएगी। तो जब संसद की अगली बैठक होगी तो 6 सप्ताह के भीतर क्या होगा, संसद में उसे पेश करना बहुत जरूरी है। आप हम कह दिए संसद नहीं चल रहा था, सत्र नहीं चल रहा था, बैठकें नहीं चल रही थी, इसलिए हम अध्यादेश ला दिए। लेकिन जब बैठक चलने लग गई है तो आप उसे पास करवाइए ना, तभी तो माना जाएगा, क्योंकि एमपीज को तो हमने चुन के भेजा, डायरेक्ट तो हमारे प्रति जवाब दें, आपके प्रति थोड़ी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो आप इनडायरेक्ट चुन कर आए हैं। तो संसद से जब पेश होगा, पेश किया जाएगा 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है। और पेश होने के बाद मान लीजिए कि आज पेश हो गया, तो जिस दिन पेश हुआ, 5वें दिन पेश हुआ, मान लीजिए 5वें सप्ताह में पेश हुआ, 5वें सप्ताह में जिस दिन पेश हुआ उस दिन से 6 महीने, 6 महीने, ठीक है, के अंदर उसे पास कराना जरूरी है। यानी 6 महीने, 6 सप्ताह या 6 सप्ताह 6 महीने कहें कि इसका टाइम पीरियड है। लेकिन संसद की सत्र की शुरुआत से 6 सप्ताह के अंदर उसे पेश करिए, संसद की पटल पर लाइए, सदन के पटल पर लाइए, और उसके बाद 6 महीने के अंदर आप अगर उसे पास करा देते हैं तो कानून बन जाएगा, वरना वह लैप्स हो जाएगा। साथ में राष्ट्रपति से कभी भी वापस ले सकते हैं अध्यादेश को। वित्तीय शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास कुछ पावर है वित्तीय शक्ति से संबंधित। जैसे धन विधेयक हमने आपको बताया कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं पेश किया जाता, उससे पहले परमिशन ली जाती है। साथ में केंद्रीय बजट के पास जो है वो संसद में वही करता धरता है। करता धरता क्या मतलब, उसी के नाम से पेश किया जाता है कि साल भर में क्या हुआ, क्या आगे होगा। क्लियर। दूसरी बात, अनुदान की कोई भी मांगे हम संसद जब पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें समझेंगे कि उसके सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। आकस्मिक निधि, निधियां भी हम संसद में पढ़ेंगे तो समझेंगे। 3 तरह की निधि होती है, संचित निधि, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि वो होती है जिसमें कि परमिशन लेने, संसद से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है। जब सरकार को लगता है कि पैसे की कमी है और संसद नहीं चल रहा हो, तो वह आकस्मिक निधि से निकाल कर दे सकता है। साथ में वह वित्त आयोग का गठन करता है हर 5 वर्ष पर, ये ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष पर वह वित्त आयोग का गठन करता है, ताकि जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है पैसों का बंटवारा सही से हो सके, ठीक है।
न्यायिक शक्तियां भी कुछ उसके पास है। न्यायिक शक्तियां में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो गए चाहे अन्य जस्टिस है, उनकी नियुक्ति करता है। साथ में उसके पास ये भी है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट से, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से वो जो है क्या था, किसी भी न्याय, किसी भी विधि पर, किसी भी तथ्य पर वो सलाह ले सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि उसने कहा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें सलाह दीजिए इस मुद्दे पर, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है उस पर सलाह देने के लिए कि हम बाध्य हैं कि नहीं नहीं हम आपको सलाह देंगे ही देंगे। नहीं देगा, वो मन करेगा देगा, मन करे नहीं देगा। और मान लीजिए उसने सलाह दे दिया, सजेशन दे दिया कि आप ये करिए, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। दोनों एक दूसरे पर बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा वो किसी भी जो व्यक्ति है उसको, उसकी जो जो सजा है उसको माफ कर सकता है, ठीक है, बदल सकता है। चाहे वह सेना से संबंधित हो या न्यायालय में दी गई हो, चाहे केंद्रीय विधि से संबंधित हो या राज्य विधि से संबंधित हो, किसी भी उसका वो, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि किसी भी सजा को वो माफ कर सकता है। वो उसकी न्यायिक शक्तियां हैं। जो माफ करते हैं उसे क्षमादान शक्तियां कहते हैं। कौन कौन सी क्षमादान शक्तियां हैं, तो वो है क्षमा, पहले तो अपराध जो है उसके पूर्णतः वो समाप्त कर देगा, पूर्णतः समाप्त करके मुक्त कर देगा, जाओ आज से तुम फ्री। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है। दूसरा क्या कर सकता है कि उसको प्रकृति को परिवर्तित कर दे। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हुई है, तो वो कहेगा नहीं ठीक है ऐसा करो, फांसी तो ठीक है, मतलब अब खत्म ही हो, फांसी रहने दो, इसको आजीवन कारावास कर दो, कठिन कारावास में बदल दो। ठीक है, तो ऐसा उसके पास पावर है राष्ट्रपति के पास। अन्य पावर क्या है कि वो जो है परिहार कर देगा, उसकी जो जो टाइम पीरियड उसको कम कर देगा। मान लीजिए किसी को 1 साल की सजा है तो उसको घटाकर 3 महीने की कर दिया, तो किसी को 3 महीने की सजा है उसको घटाकर 2 महीने कर दिया। इतना पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। साथ में निलंबन, किसी व्यक्ति को देखते हुए कि भैया इसके तो थोड़ी दिक्कत परेशानी है, इसकी सजा में थोड़ा बदलाव बदलाव कर दो, ठीक। उसके इस सजा की जगह इस कम की सजा को दे दो। जब मान लीजिए जैसे कोई गर्भवती महिला है, उसके पेट में बच्चा है, तो उसको भाई अब कठिन कारावास नहीं दिया जा सकता है, तो नॉर्मल कारावास दे दिया जाएगा कि आप बैठिए खाइए लेकिन जेल में पड़े रहिए। ऐसा हो सकता है। अपंगता है कि मतलब डिसेबिलिटी है, तो अब डिसेबिलिटी है, उसके हाथ नहीं है, तो वो क्या कुदाड़ी और वो थोड़ी चलाएगा कि छैनी लेकर वो अपना पत्थर तोड़ रहा है। उसको कुछ और काम दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के ये पास पावर है। साथ में एक पावर, जब इन सभी से एक पावर एक रिलेटेड होता है विराम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहें तो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी पावर्स के लिए एक विशेष पावर दिया गया है। ये जब मान लीजिए खास तौर से विशेष तौर से ये आता है कि मृत्युदंड पर किसी को मृत्युदंड दिया गया है, ठीक, तो जब वो मृत्युदंड के लिए राष्ट्रपति के पास अपनी भेजेगा, अपना याचिका भेजेगा कि हम क्षमादान दीजिए, तो उस बीच उसका डेट तो दे रखा है कोर्ट ने कि भैया इस डेट को या इसको फांसी करना है। पता लगा कि जो है कि फांसी बीच में हो गई और भी वो राष्ट्रपति साहब सुनवाई नहीं दिए। तो जब अगर राष्ट्रपति के पास ऐसा कुछ आता है, अगर याचिका भेजी गई हो, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हो याचिका, तो उस वक्त उसकी सारी सजाएं और जितना भी वो रहता है वो विराम हो जाता है। उसको जो पॉज कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि नहीं अभी जब तक वहां से फाइनल होकर नहीं आएगा तब तक इसको अगला सजा नहीं दी जा सकती, सजा को लागू नहीं किया जा सकता। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 6 साल से ज्यादा, ठीक है, अगर क्या नाम है कि किसी को मृत्यु दंड हुआ है और राष्ट्रपति के पास उसने पिटीशन भेजा हुआ है और 6 साल से ज्यादा हो गया राष्ट्रपति के पास पड़े पड़े मतलब पेंडिंग में, तो वो उसके मृत्यु दंड को माफ कर दिया जाता है। माफ कर दिया जाता है कि उसको कठिन कारावास में, आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। चलिए, उसके बाद से सैन्य शक्तियां भी कुछ है, जैसे कि भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष आप लोग जानते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कोई भी हो, उसका प्रमुख यही है। उनकी प्रमुखों की, अन्य प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। इसी के घोषणा पर ही यह माना जाएगा कि युद्ध हुआ है या युद्ध समाप्त हुआ है, लेकिन वह संसद की अनुमति के अनुसार होगा, ये अपने मन से नहीं करेगा। इसीलिए हमने आपसे शुरू में इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियां, जो पद है वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति से ली गई, लेकिन शक्तियां जो नहीं ली गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को उतनी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे, जब लास्ट में इसके पद को समझेंगे तब। बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियों की, तो देखिए कूटनीतिक शक्तियों में ये है कि ये समझौते और संधियां इसी के नाम पर की जाती हैं। ये सभी राजदूत, ये राजपूत नहीं, राजदूत है। ये क्या कहते हैं आपके, ये जितने भी आपके वो एम्बेसीज वगैरह हैं, जितने भी एम्बेसडर वगैरह आते हैं, उनकी जो है परिचय परिचय लेते हैं। भारत के एम्बेसडर्स को बाहर भेजता है आईएफएस जो होता है, जो नियुक्त किया जाता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, उनको यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही भेजा जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा के नाम पर ही। आपातकालीन शक्तियों की हम बात कर रहे थे, तो देखिए पार्ट वैसे ये जो है 18 में है, ठीक। आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 में इसका जो है कि प्रावधान किया गया है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे हम इसको डिटेल में वही करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम इसको आपको बताते चले, आर्टिकल 352 जो है ये युद्ध पर, ठीक है, या बाह्य आक्रमण पर, युद्ध पहला हो गया, युद्ध दूसरा हो गया बाह्य आक्रमण, तीसरा हो गया सशस्त्र विद्रोह।
हम आपको फिर कह रहे हैं, इसको ज्यादा डिटेल में हम वहां लेंगे, यहाँ बस आपको टच करते हुए समझाते हुए चलेंगे। अगर इन तीनों में से किसी आधार पर भारत में या तो पूरे भारत में किसी भूभाग पर शांति पर खतरा आता है, तो वहां पर ये आपातकाल लगा देगा। आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम से ही आपातकाल की घोषणा होती है, ध्यान रखिएगा। वो उस वक्त उसके पास एक और शक्ति होती है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पास पावर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा है कि हम आपको फिर वहां ज्यादा डिटेल में समझाएंगे, बस अभी आप इतना समझते हुए चलिए। जब आर्टिकल 356 की बात करें राज्य में, हमने आपको बताया कि अगर राज्य के राज्यपाल को यह लगे कि वहां की सरकार अगर सही ढंग से संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है या केंद्र सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों को पालन नहीं कर रही है, तो क्या करेगा? तो राष्ट्रपति को कहेगा भैया आप आइए और राष्ट्रपति शासन लगाइए, ठीक है। तो इसका दुरुपयोग भी होता रहा है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। अगर चाहे तो वहां की विधानसभा को भंग किया जा सकता है, चाहे तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार को काम करने नहीं दिया गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका ने पहले इतिहास में कुछ साल पहले भी ऐसा देखने में आया है, न्यायपालिका ने जो कि भंग किए हुए विधानसभा को क्या किया है कि पुनः जीवित करने का कार्य किया है। आर्टिकल 360 की बात की जाए तो ये वित्तीय आपात की बात करता है, ठीक। जब यह लगे कि भैया अब तो हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा समाप्त हो गया है, उस वक्त क्या करेगा? चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पद पर रहने वाला व्यक्ति है, उसका वेतन और भत्तों को रोक दिया जाएगा या तो कम कर दिया जाएगा। इसीलिए कोरोना काल में जब ऐसा हुआ कि लगा कि सरकार ने जो है कुछ पैसे कम करके देने शुरू किए या पैसे मांगे, तो लोगों ने कहा कि वित्तीय आपातकाल आ गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, लेकिन अब तक भारत में इसका कोई उपयोग नहीं किया गया है। हम ज्यादा इसको डिटेल में वहां देखेंगे। बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो की बात। तो राष्ट्रपति के पास हमने बताया था कि जब उसके पास विधेयक आता है तो उसके पास उसको लेकर कुछ शक्तियां प्राप्त है, वो उस पर कैसे रिएक्ट करेगा उसी को वीटो कहते हैं, ठीक। ये आर्टिकल 111 अनुच्छेद 311 में है इसका वर्णन। वीटो का नहीं, ये कि उसको जो क्या कर सकता है। पहला ये है कि विधेयक की स्वीकृति दे, ठीक है। जब वो विधेयक को स्वीकृति देता है तो उसको स्वीकृति दे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि वो उस वीटो को जो है कि स्वीकृति ना दे, ठीक है, या कहें कि अनुमति ना दे। पहला चीज तो विधेयक, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति ना दे, ये हो गया निरपेक्ष वीटो या आत्यांतिक एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। दूसरा हो गया निलंबनकारी वीटो। इस वीटो में, सस्पेंशन वीटो में क्या करता है कि यह पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, ठीक है, कि लीजिए। ये भी संविधान संशोधन के माध्यम से इसे किया गया, 44वें संविधान। हम कहेंगे जब संसद जब करेंगे विधेयक को तो ज्यादा डिटेल में इस पर आएंगे। अभी इतना समझिए कि वो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा कि ये लीजिए, आप इस पर पुनर्विचार करिए, ये पॉइंट गलत है, आप इसको ठीक से करके लाइए, ठीक। तो जब उस पर देखेंगे संसद के हो नहीं नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, या फिर कहेंगे कि चलो ठीक है सुधार कर दिया, हम ये लीजिए, तो सुधार करके दिया तब भी साइन करेगा। कहेगा नहीं नहीं ये तो ठीक है आप करिए, तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य, क्या है? बाध्य, ठीक है, पुनर्विचार से लौटाने के बाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि वह जो है उस पर पहले ही परमिशन दिया गया था, उससे पूछकर ही धन विधेयक लाया गया था, और वो जब मना करेगा तो फिर क्या होगा आप समझ रहे होंगे। अगली बात है पॉकेट वीटो की। तो इसमें राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर है कि ना तो सहमति देगा, ना स्वीकृति करेगा, ना सहमति देगा, ना हाँ करेगा, ठीक है, और ना ही लौटाएगा, बस लेकर ऐसे पॉकेट में रख लेगा, ठीक है, कि अनिश्चित काल के लिए पड़ा। क्योंकि भारतीय संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आप कितने दिन में उसको साइन करके देंगे। इसका फायदा कौन उठाता है? तो इसका फायदा राष्ट्रपति उठाता है। उसके बाद से बारी आती है कि राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति की। तो राष्ट्रपति को देखिए रबड़ स्टैंप कहा गया है, हमने आपको बताया कि किसी काम का नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करने को बाध्य है, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है संवैधानिक का प्रमुख है, कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन नाम मात्र की शक्तियों का इसका वो है। हमने आपसे कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति से हमने पद लिया, क्यों लिया? हमको लेना था संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। हमने पिछले वीडियो में भी, और इस पर एक वीडियो भी है, वो जो आपको इस वक्त आई बटन में दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक करके संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर समझ सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली जब हमने लिया तो ये हमने ब्रिटेन से लिया, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में सर्वोच्च पद किसका है? सर्वोच्च पद वहां पर राजा का है। सर्वोच्च पद किसका था? तो राजा का। हमारे यहाँ ऑलरेडी जब भारत आजाद हुआ तो कितने राजा थे?
कितने राजा थे? कई सारे राजा थे, 500 प्लस राजा थे, है ना? तो जब इतने राजा होते तो किसको सर्वोच्च पद पे आप राजा के उस पर बिठा देते? फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। तो हमने कहा कि नहीं, हम बाकी सब तो राष्ट्र ब्रिटेन से लेंगे, हम सारी संसदीय शासन प्रणाली तो ब्रिटेन से लेंगे, लेकिन हम जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद, वो हम ले लेंगे किससे? अमेरिका से। और अमेरिका से लेकर हमने इसका नाम वही रख दिया, क्या चीज? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति रख लिया, क्योंकि भैया लड़ाई हो जाती। और राष्ट्रपति रख लिया तो साथ में हमने कहा कि आम जनता के द्वारा चुना जाएगा, आम जनता के लिए चुना जाएगा, और आम जनता कोई भी इस पर चुनकर आ सकता है। और देश का सर्वोच्च पद जब है आम जनता के लिए खुला हो, या आम जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुनकर आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा? गणतंत्र हो जाएगा। यानी भारत एक गणतंत्र देश है, ब्रिटेन एक गणतंत्र देश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने कुछ देर पहले ही बताया कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन आप नहीं सुने होंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का जो पद है राष्ट्रपति का पद, वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन शक्तियां जो थी वो हमने अमेरिका से नहीं ली, क्योंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया हुआ है, जो कि ब्रिटेन से अपनाया हुआ है। लेकिन ब्रिटेन का सर्वोच्च पद राजा का था, और हम राजा लेते तो दिक्कत हो जाती, किसी एक परिवार एक वंशानुगत पर ही आधारित रह जाता, ज्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए जो है हमने यहां से लिया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। इसके बावजूद राष्ट्रपति का महत्व है भैया, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का महत्व नहीं है। वो मंत्रिमंडल के बिना भी कुछ काम कर सकता है। जैसे जैसे वह कि अगर किसी लोकसभा में किसी के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तो प्रधान या फिर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, या उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। इसके पास ये पावर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है वो, जब कि स्पष्ट बहुमत किसी के पास ना हो। ठीक, साथ में मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, कब? जब सदन में विश्वास मत व दल सिद्ध ना कर सके। ऐसा कई बार हुआ है, और आप जानते हैं कि ऐसा उसके पास पावर है। साथ ही में लोकसभा यदि विघटित है, या फिर यदि अपना मंत्रिमंडल ने बहुमत खो दिया है, तो हमने आपको बताया कि वो क्या करेगा, उसको विघटित कर देगा, और नई कोई पार्टी जो जो गठबंधन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसके पास आकर बहुमत सिद्ध कर रही है, तो उसमें से वो जो होगा उसको राष्ट्रपति, वहां पर फिर वो मंत्रिमंडल उसके लिए बाध्य हो जाएगा मानने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो दो पॉइंट मैंने बताया, 1 और 2, ये इसी में का है, तो वो जो है उसके अपने मन से वो ले सकता है। हम आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ राष्ट्रपति तो समाप्त हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए लिखा लाइक, इसको तो जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।